हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। आज हम लोग आंसर राइटिंग की इस सीरीज में एक चीज़ देखने वाले हैं कि हर्षिता गोयल मैम की एक कॉपी है, उसमें उन्होंने कैसे आंसर लिखे हैं। एक क्वेश्चंस देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे, फिर आंसर राइटिंग उन्होंने कैसे करी, क्या अप्रोच रखी, हर एक पॉइंट पे बहुत डीप तरीके से डिस्कशन करेंगे। और जो बच्चे मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो पीसीएस का एग्जाम देंगे 2025 में, उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये सीखने को मिलेगा कि हम आंसर राइटिंग अप्रोच किस तरीके से फॉलो करें कि हम आंसर्स भी अच्छे से लिख पाए, हमारा कंटेंट भी तैयार हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक साइंटिफिक अप्रोच के तहत आपको चीजें समझाऊंगा। बिल्कुल भी आप परेशान मत होना, बहुत ध्यान से समझना किन किन पॉइंट्स पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। राइट, सबसे पहला पॉइंट, अगर हम कोई भी आंसर देखें, ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, मैंने कोई सिलेबस नहीं पढ़ा है, मैंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा। अगर आपकी स्थिति ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपने क्या पढ़ा हुआ है सिलेबस में, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपके आंसर क्या आ रहा है कि सर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमारे नोट्स भी नहीं रेडी हैं, हमारा सिलेबस भी कवर नहीं है, अब हम कैसे सीखें आंसर राइटिंग, या कुछ भी आंसर राइटिंग के बारे में कैसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले पहला अप्रोच जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, आपने जैसे ही एक टॉपर की कॉपी देखी कि ये हर्षिता गोयल मैम की कॉपी है, ये क्वेश्चन है, उन्होंने आंसर कैसे लिखा पहले ये देखना है। मैंने पूरा एक आंसर गो थ्रू किया कि अच्छा हाँ यहां तक उन्होंने आंसर लिखा है, तो हमें क्या समझ में आना चाहिए कि कितना नीट एंड क्लीन आंसर लिखा है। तो जो पहले दो पॉइंट हमारे मन में आने चाहिए, जो पहले दो पॉइंट हमारे मन में आने चाहिए, वो कौन से दो पॉइंट होने चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। यानी सिर्फ एक आंसर से हम लोग कितना कुछ सीख सकते हैं अगर सीखने पे आए। अगर हम लोग समझना चाहें तो एक आंसर से कितना कुछ सीखा जा सकता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, ये मैं यहां पे आपको दिखाई देता हूं। ये क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में देखा कि एक बहुत सिंपल तरीके से एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन लिखा। उसके बाद जैसे ही मेन बॉडी शुरू हुई, उन्होंने एक पहले हेडिंग बनाई, हेडिंग पे सब पॉइंट्स उन्होंने डेडिकेट करना शुरू किए, हर एक पॉइंट उन्होंने लिखा, एकदम क्लियर तरीके से लिखा। हर इंपॉर्टेंट कीवर्ड के नीचे उन्होंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, और उसके साथ साथ हेडिंग्स भी डिवाइड करी है कि कब कौन सी हेडिंग्स पे हमें कौन से पॉइंट बताने हैं। यानी इस आंसर को देख के अगर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो मैं दो पॉइंट सीखूंगा आज की क्लास में, जो हमें इन फ्यूचर हमारे हर आंसर में अप्लाई करना है। जीवन में आप एक आंसर लिखो या 1000 आंसर लिख दो, 1000 टेस्ट लगा लो, 1000 कॉपी फिल कर लो, कोई मतलब नहीं अगर ये चीज आपने नहीं सीखी। इस आंसर से सीखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें अपने आंसर राइटिंग अप्रोच में हमेशा एक चीज फॉलो करनी है कि हमें क्लियर हेडिंग्स का यूज करना है और एक क्लियर स्ट्रक्चर का यूज करना है। इसका इंपैक्ट क्या होता है, जो एग्जामिनर है वो सिर्फ आपकी राइटिंग और आपकी प्रेजेंटेशन पे भी 1-2 मार्क्स बढ़ा सकता है। अगर हर एक क्वेश्चन पे, मैं कहता हूं हर एक क्वेश्चन पे केवल 1 मार्क्स उसने आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी राइटिंग के बढ़ा दिए, तो 20 क्वेश्चंस होते हैं और 20 क्वेश्चंस में आपके 20 मार्क्स बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मैं कहता हूं चलो 20 नहीं, एटलीस्ट 10 तो बढ़ सकते हैं। और मेंस जैसे एग्जाम में 1-1 मार्क्स पे 1000 रैंक नीचे जाती है, 100 रैंक्स नीचे चली जाती हैं। इसका बहुत अच्छे से अंदाजा यूपीएससी वालों को भी है और पीसीएस वालों को भी है, बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। हमें क्लियर हेडिंग्स का यूज करना है और स्ट्रक्चर का यूज करना है। आज के आंसर का बिना कंटेंट पढ़े हमें यह चीज सीख लेनी चाहिए, और अपने नोट में कहीं भी रफ कॉपी में लिख लो, अपनी दीवार पे चिपका लो कि आंसर लिखते समय हमें क्लियर हेडिंग्स का यूज करना है, एक क्लियर स्ट्रक्चर रखना है कि कॉपी देख के एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट ना हो। क्लियर। उसमें भी आप देखो कि एक्सप्लिसिट सब हेडिंग्स का यूज किया है, जैसे पोटेंशियल की हेडिंग अलग बनाई थी और सजेशन की हेडिंग अलग बनी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि ऑलरेडी आप ध्यान से देखो कुछ चैलेंजेस की एक अलग हेडिंग बनी हुई है। उसके बाद आप देखो पोटेंशियल की उन्होंने एक अलग हेडिंग ऑलरेडी बनाई हुई है और सजेशंस की ऑलरेडी एक हेडिंग बनी हुई है। यानी एक आंसर में उन्होंने 3 अगर हेडिंग बनाई है तो 3 हेडिंग को बहुत सिंपल तरीके से क्लीन, मतलब एक लग रहा है कि हाँ क्लीन कॉपी लिखी गई है। एग्जामिनर इसी चीज से खुश होगा कि हाँ कॉपी तो क्लीन लिखी है, उसको पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। इसीलिए मैंने यहां पे जो पॉइंट लिखे हैं ना, आप अगर ध्यान से भी देखो तो इंप्लॉय पॉइंट फॉर्मेट, इंक्रीज रीडेबिलिटी, ये पॉइंट इसीलिए मैंने लिखा कि एग्जामिनर सही से पढ़ सकता है।
एक आंसर मैंने आपको दिखाया है हर्षिता गोयल मैम की। अभी मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, अभी मैंने आंसर नहीं देखा, सिर्फ आंसर की फॉर्मेटिंग देखी, सिर्फ आंसर का स्ट्रक्चर देखा, कितना क्लियर है, कितना साफ सुथरा है। क्लियर? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अब मैं आगे चलता हूं, आपको एक चीज दिखाता हूं। आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या क्या किया है उन्होंने। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबको विजिबल है क्वेश्चन? आई थिंक अभी विजिबल नहीं है, अब विजिबल है, क्वेश्चन विजिबल है आई थिंक, हाँ राइट, क्वेश्चन विजिबल है। लिखा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कह रहा है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तीव्र विकास, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तीव्र विकास किस प्रकार भारत में खाद्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो हो रही है वो इंडिया की फूड सेफ्टी पे क्या चैलेंज क्रिएट कर सकती है, फूड सिक्योरिटी पे क्या चैलेंज क्रिएट कर सकती है। राइट, क्वेश्चन ये है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जिस तरीके से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है ये भारत की खाद्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है भारत के लिए, ये हमें समझाना है। तो वो कौन सी चुनौतियां हैं? अब हमने क्वेश्चन, अभी मैंने कोई आंसर नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ अपने को देखना है कि हाँ अब चैलेंजेस पे तो बात करनी है। यानी इस क्वेश्चन में खाद्य सुरक्षा के चैलेंज पे बात करनी है। और खाद्य सुरक्षा का चैलेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो राइट, यानी मेन पार्ट्स जो हमारा आंसर का इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है, सभी को पता है। तो मेन बॉडी में चैलेंज तो बताने ही बताने हैं। तो आओ सबसे पहले ये देखते हैं कि चैलेंज में उन्होंने क्या बताया है। इंट्रोडक्शन हम देख लेंगे, डोंट वरी। पहले कौन, बहुत से बच्चे आज ये क्लास देख रहे होंगे कि उन्होंने ना ही कोई कंटेंट पढ़ा है, ना ही उनके पास किसी भी तरीके की अभी नॉलेज है बहुत डीप में कि वो आंसर लिख सके, लेकिन वो स्ट्रक्चर सीखने आए हैं। तो वो स्ट्रक्चर कैसे सीखा जा सकता है इसके तरीके मैं आपको बता रहा हूं। यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तीव्र विकास किस प्रकार से फूड सिक्योरिटी के चैलेंज लेकर आ रहा है, इसका आंसर लिखते समय हर्षिता गोयल मैम ने अपने मेंस के आंसर राइटिंग के मेन बॉडी वाले पार्ट में कौन से पॉइंट इंक्लूड किए हैं। क्लियर, ये देखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन के आंसर को लिखते समय हमें चैलेंजेस बताने हैं। तो मेन बॉडी वाले पार्ट में जो चैलेंजेस लिखे गए हैं उन चैलेंजेस को कैसे लिखा है आज हम पहले ये सीखेंगे। क्या लिखा है वो तो हमें सीखना है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ये भी पॉइंट आ जाता है कि कैसे लिखा है। वो क्लियर हेडिंग्स, क्लियर स्ट्रक्चर, कैसे पॉइंट्स लिखे हैं वो पहले देखते हैं। सबसे पहले कैसे लिखा वो देखते हैं कि उन्होंने एक प्रॉपर हेडिंग दी है कि फूड सेफ्टी चैलेंजेस ड्यू टू रैपिड ग्रोथ, उन्होंने एक पॉइंट दे दिया। उसके बाद उसमें भी उन्होंने पॉइंट वाइज एक एरो बना के लिखना शुरू किया, यानी हर एक पॉइंट को लिखा है उन्होंने। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स उन्होंने लिखे। तो ध्यान से उन्होंने लिखा है कि हो क्या रहा है, ध्यान से समझना। फूड प्रोसेसिंग, मैं लिख रहा हूं ध्यान से, एक मिनट रुकना, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या हो रही है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रोथ में आ रही है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रोथ में आने की वजह से फूड सिक्योरिटी या फूड सेफ्टी जैसे चैलेंज इंडिया के लिए बढ़ रहे हैं। फूड सेफ्टी चैलेंज, ठीक है, बढ़ रहे हैं। तो अब ये चैलेंज का पहला चैलेंज कौन सा है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो हो रही, क्यों? इस वजह से क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है। एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है। अब जब एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से आप देख सकते हो कि चैलेंज क्रिएट हो रहा है। तो ये वो चैलेंज है कि क्रॉप यील्डिंग हायर प्रॉफिट्स टू बी सोन इंस्टेड ऑफ नीड। यानी जो क्रॉप बनेगी वो प्रॉफिट की तरफ ध्यान देगी, नीड किस चीज की है, जरूरत किस चीज की है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये एक चैलेंज है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वजह से। एग्रीकल्चर में ये चैलेंज आ रहा है फूड सेफ्टी पे। क्लियर? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। आराम से समझाया, अभी नहीं समझ आया मैं फिर से क्लियर करता हूं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रोथ हुई, इस वजह से जो प्रोडक्ट, जो एग्रीकल्चर में जो भी चीज उत्पादित की जा रही है वो इस तरीके की जाने लगी जिनसे लोगों को प्रॉफिट हो। जब एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हो गया तो प्रॉफिट ज्यादा देने वाली चीजें उत्पादित की जाने लगी, लेकिन जिन चीजों की जरूरत थी वो अगर कम हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं यही लाइन लिखी है कि क्रॉप यील्डिंग हायर प्रॉफिट। ऐसी क्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगी जो बहुत ज्यादा हायर प्रॉफिट देंगी, जिनकी जरूरत होगी वो कम देखने को मिलेंगी। राइट, तो ये पहला चैलेंज था। यानी अब आप ध्यान से देखो तो उन्होंने चैलेंज में भी पहला चैलेंज एक इकोनॉमिकल चैलेंज बताया है। उन्होंने अगर अपने आंसर्स को कैसा एनालाइज किया, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस की। हेलो, ध्यान से सुन लो, उन्होंने जो अपने आंसर्स की एनालिसिस करी है वो मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस है। और इस एनालिसिस में उन्होंने पहला पॉइंट जो बोला है वो इकोनॉमिक डायमेंशंस को फोकस किया।
उन्होंने अपना पहला पॉइंट किस पे, इकोनॉमिक डायमेंशंस पे, यानी उन्होंने जनरल पॉइंट्स नहीं लिखे, उन्होंने अपने मन में क्या किया, एक फॉर्मेटिंग कर ली। उस फॉर्मेटिंग में उन्होंने सोचा कि अगर हमें चैलेंजेस ही बताने हैं, उन्होंने अपने मन में एक फॉर्मेटिंग करी, उन्होंने अपने मन में फॉर्मेटिंग करी, तो उन्होंने सोचा अगर हमें चैलेंजेस ही बताने हैं तो हम पहले इकोनॉमिकल चैलेंजेस बताएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम न्यूट्रिशनल चैलेंजेस बताएंगे। इस तरीके से वो चैलेंजेस बताया है उन्होंने। अब वही हमें देखना है कि हमने एक इकोनॉमिकल चैलेंजेस जो उन्होंने बताया वो देखा, अब हम देखते हैं कि उन्होंने न्यूट्रिशनल चैलेंजेस कौन कौन से बताए। तो ध्यान से देखो, उन्होंने बोला थ्रेट टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, यानी कैश क्रॉप्स जब जब बहुत ज़्यादा उत्पादित की जाने लगेंगी, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा, तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस होगी। हम ऐसी फसलें नहीं उत्पादित कर पाएंगे जिनसे पोषण, व्यक्ति को पोषण ज़्यादा मिले, एक बच्चे को, एक इंसान को पोषण कम मिलेगा, लेकिन ऐसी फसलें मिलेंगी जिनसे प्रॉफिट होगा। तो एक ये चैलेंज आया। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में एक हमने चैलेंज देखा ये वाला न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का। फिर एक चैलेंज हम देख रहे हैं कि रिडक्शन इन डाइवर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी जो फूड ग्रेन्स में डाइवर्सिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कॉमर्शलाइजेशन बढ़ा, फूड प्रोसेसिंग बढ़ी, कॉमर्शलाइजेशन बढ़ा, ऐसे समझो, फूड प्रोसेसिंग बढ़ी, कॉमर्शलाइजेशन बढ़ा, कॉमर्शलाइजेशन बढ़ा तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी घटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तो घट रही। उसके साथ साथ एक चैलेंज और क्रिएट हो रहा है कि आप देख रहे हो फूड की डाइवर्सिटी भी कम होगी। क्यों? क्योंकि कैश क्रॉप्स ज्यादा होने लगेंगे। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फूड प्रोसेसिंग बढ़ी, कॉमर्शलाइजेशन बढ़ा, कैश क्रॉप्स ज्यादा बढ़ी तो फूड की डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। क्लियर? मैं इसको लिख दूं कहीं पे, आप यहीं पे मैं लिखे दे रहा हूं, वेट एक सेकेंड, हेलो हेलो हेलो, यहां पे मैं लिखता हूं कि हुआ क्या, फूड प्रोसेसिंग बढ़ी, फूड प्रोसेसिंग की वजह से कॉमर्शलाइजेशन बढ़ा, जब कॉमर्शलाइजेशन बढ़ा तो आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है कि कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो जो फूड डाइवर्सिटी है, फूड डाइवर्सिटी ऑटोमेटिकली आपको कम देखने को मिलेगी। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। तो यानी आपने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का सेकंड पॉइंट देख लिया। अब मैं आपको एक और पॉइंट दिखाता हूं, ध्यान से देखना। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में उन्होंने एक और पॉइंट बोला है जो बहुत बेसिक पॉइंट है, समझना है। यहां पे देखो, यहां पे एक पॉइंट उन्होंने ये बताया कि कहीं ना कहीं जब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कम हो गई है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के साथ साथ जब आप एक चैलेंज ये देख रहे हो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वजह से कैश क्रॉप्स जब ज़्यादा हो गई तो डाइवर्सिटी भी कम हो गई। फूड डाइवर्सिटी जब आपको कम देखने को मिली है, इस वजह से एक चैलेंज और क्रिएट हुआ जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के अंदर हम बता सकते हैं कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स टू एड द पुअर्स, इन पे कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे वितरण कार्यक्रम जो गरीबों को अनाज उपलब्ध कराते हैं, यानी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स जो गरीबों को अनाज उपलब्ध कराते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं ना कहीं आप इफेक्ट देखोगे। उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी आप इफेक्ट देखोगे। अगर कोई पुअर है, जो गरीब है, जिसको जब फूड मिलता है तो उस फूड में उसको न्यूट्रिशन भी अगर मिलते हैं तो उस न्यूट्रिशन, वो जब न्यूट्रिशन कम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज ही तो है, ये एक चैलेंज ही तो है। न्यूट्रिशंस भी कम हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी इफेक्ट हो रहा है। तो आई थिंक जो मैंने आपको बताया कि हर्षिता गोयल मैम ने क्या सोचा होगा उस समय सेंसर को लिखते समय, उन्होंने सोचा अगर हमें चैलेंजेस ही बताने हैं तो हम क्यों ना पहले इकोनॉमिकल चैलेंजेस बता लें, फिर न्यूट्रिशनल बता लेते हैं। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिकल चैलेंजेस बताए। सिर्फ किस वजह से कि फूड प्रोसेसिंग की वजह से हुआ क्या, देखो ध्यान से, फूड प्रोसेसिंग की वजह से एक चैलेंज आया उनके मन में कि कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद उन्होंने देखा कि न्यूट्रिशनल चैलेंजेस भी थे और उस न्यूट्रिशनल चैलेंजेस में उन्होंने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे जो खतरा है वो बताया। फिर फूड ग्रेन की जो डाइवर्सिटी है उसमें एक रिडक्शन देखने को मिलेगा, एक वो चैलेंज बताया। फिर एक चैलेंज बताया कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो है वो एक चैलेंज है हमारे लिए, उस पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर? यानी आज के एक आंसर से मैं नहीं कहता कि आप ये पॉइंट याद करो, मैं नहीं कहता कि आप इन पॉइंट्स को देखो, लेकिन इस आज के आंसर से आपको ये जरूर सीखना है कि उन्होंने मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करी है और उन्होंने क्लियर हेडिंग्स का यूज किया है। दीज आर द 2 पॉइंट्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कि क्लियर हेडिंग, स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। और सिर्फ यही 2 पॉइंट उन्होंने एनालाइज नहीं किए, उन्होंने इसके अलावा 2 पॉइंट एनालाइज किए हैं अपने आंसर्स में। क्या बताया है कि इन्वायरमेंटल डायमेंशंस, उन्होंने अपने आंसर में इन्वायरमेंटल डायमेंशंस का भी यूज किया। और
बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं लिखे उन्होंने, हर एक पॉइंट को जस्टिफाई किया और बस आगे बढ़ गई, है ना। उसके बाद उन्होंने देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, ध्यान से देखते हैं अपन लोग कि इन्वायरमेंटल एनालिसिस में उन्होंने क्या बोला। कॉपी में देखते हैं, कॉपी में इन्वायरमेंटल एनालिसिस में क्या बोला उन्होंने कि भाई साहब, जब आप कैश क्रॉप्स बहुत ज्यादा उगाओगे, सोचो जब आप कैश क्रॉप्स बहुत ज्यादा उगाने का प्रयास करोगे, कैश क्रॉप्स ज्यादा उगाने के लिए आपकी जो खेत है, जो फील्ड्स हैं, उनमें क्या होगा, आप बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करने लगोगे, बहुत ज्यादा खाद का यूज करने लगोगे, बहुत ज्यादा यूज करने लगोगे, या बार बार एक ही खेत में वही फसल बार बार उगाई जाएगी, तो उस खेत की जो प्रोडक्टिविटी है, ध्यान से समझना, उस खेत की जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी। तो ये वही पॉइंट है कि जब कहीं ना कहीं एक ही खेत में बार बार एक ही फसल उगाई जाएगी तो सॉइल डिग्रेडेशन जैसी चीजें देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो वही अनसस्टेनेबल फार्मिंग, यही पॉइंट है कि क्या हो रहा है कि अनसस्टेनेबल फार्मिंग में रिजल्ट सॉइल डिग्रेडेशन। क्यों? क्योंकि आपको कैश क्रॉप्स उगाना है, कैश क्रॉप्स उगा के आपको क्या लेना है, फायदा लेना है, और फायदा लेना है तो आप क्या करोगे, फायदा लेने के लिए आपको डिमांड को मीट करना पड़ेगा। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप कैश क्रॉप्स और ज्यादा उगाने का प्रयास करोगे, और ज्यादा खाद वगैरह का यूज करोगे ताकि फसल का उत्पादन और ज्यादा हो जाए, तो आप अपनी सॉइल को डिग्रेड करोगे। तो ये एक इन्वायरमेंटल चैलेंज हुआ या नहीं हुआ? सॉइल को डिग्रेड करना एक तरीके का इन्वायरमेंटल चैलेंज है। दिस इज द चैलेंज जो उन्होंने इन्वायरमेंटल चैलेंज सोच के लिखा। तो एक इन्वायरमेंटल चैलेंज ये देखो, और सेम नेक्स्ट वाला भी इन्वायरमेंटल चैलेंज है, लो क्वालिटी प्रोड्यूस टू लोअर कॉस्ट ऑफ फार्मर्स। एक जैसे ये पॉइंट, अब इसमें समझना क्या है, जैसे ध्यान से आपको मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूं, जैसे जो भी पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे लिखे, यही चीज मैंने यहाँ पे आंसर इवेल्यूट करके दी है कि जब अनसस्टेनेबल फार्मिंग हो रही है, सॉइल डिग्रेड होना एक लाजमी जैसी बात है। तो ये एक चैलेंज हमारे पास इन्वायरमेंटल चैलेंज के रूप में समझ सकते हैं या नहीं। यानी आपको आज के आंसर से 2 पॉइंट तो सीख ही लेने चाहिए, किसी भी कीमत पे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आंसर के 2 पॉइंट सीखने हैं। वो कौन से 2 पॉइंट्स हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कि उन्होंने मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाई, और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में इस क्वेश्चन में चैलेंज के अंदर भी उन्होंने डिवाइड कर दिया। उन्होंने पहले इकोनॉमिकल चैलेंजेस बताए, फिर कहीं ना कहीं उन्होंने न्यूट्रिशनल चैलेंजेस बताए, ठीक है, उन्होंने न्यूट्रिशनल चैलेंजेस बताए, फिर न्यूट्रिशनल चैलेंजेस के साथ साथ उन्होंने इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी बताए। यानी हर एक पॉइंट को कंसर्न, मतलब हर एक पॉइंट पे उन्होंने अपना एक पॉइंट लिखा है, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से आंसर पे, और ये देखते हैं कि अगर उन्होंने चैलेंजेस बताए तो क्या सिर्फ चैलेंजेस बता के छोड़ दिया? नहीं। आप देखो, अब हम इंट्रो की बात कर लेते हैं। इंट्रो उन्होंने क्या लिखा है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रिफर्स टू अ सनराइज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रिफर्स टू अ सनराइज सेक्टर। मतलब उन्होंने जो कीवर्ड यूज किया है वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सकता है, सनराइज सेक्टर, और उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया है। आप अगर देखो ध्यान से, उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, देख रहे हैं आप, उन्होंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, इसीलिए मैं इसको भी और बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं। विच हैज अ ह्यूज पोटेंशियल इन शेपिंग द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। मैंने हमेशा बोला है, आप जब पीवाईक्यू बैच की क्लास कर लो, आप चाहे ध्रुव बैच की क्लासेस कर लो, वहां पे जो भी मैंने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए हैं या मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं कि आपके इंट्रोडक्शन में वो कीवर्ड होने चाहिए। ध्यान से समझना, यानी मैं जो बताता हूं, मैं यही कहता हूं कि आपके इंट्रोडक्शन में वो कीवर्ड तो होने ही चाहिए जिन कीवर्ड्स को आप मेन बॉडी में डिस्कस करने वाले हो। मेन बॉडी में जो कीवर्ड डिस्कस हो वो कीवर्ड आराम से आपके इंट्रोडक्शन में आ जाने चाहिए किसी भी कीमत पे। ये मैंने बहुत बार बोली है ये बात। आप अगर यहाँ पे हर्षिता गोयल मैम का भी आंसर देखो तो उन्होंने यही किया है कि आप उनके इंट्रोडक्शन के कीवर्ड पढ़ो, फिर मेन बॉडी पे हेडिंग्स पढ़ो, मिलती जुलती नजर आएंगी, क्योंकि उन्हें पता है हमें चैलेंजेस की तो बात सीधे करनी है, क्योंकि क्वेश्चन ने ही बोल दिया। तो उन्होंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया कि उन्होंने बोला है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एक ह्यूज पोटेंशियल है, वो एक सनराइज सेक्टर की तरह है। ह्यूज पोटेंशियल एक ऐसा कीवर्ड है जो उन्होंने आगे डीप में डिस्कस किया। इन शेपिंग द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की ग्रोथ को कैसे शेप कर सकता है ये सनराइज सेक्टर, ठीक है। तो अब हम लोगों को एक पॉइंट यहां पे समझना है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है ये धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से मत समझने का प्रयास करो। जब आपके पास नॉलेज होती है ना किसी टॉपिक की, किसी भी टॉपिक पे आपके पास अगर कंटेंट है, आपने उस टॉपिक को 2 से 4 बार रिवाइज किया है, मल्टीपल टाइम उसकी प्रैक्टिस करी है, तो ऑटोमेटिकली आपके इंट्रोडक्शंस
बहुत बेहतरीन होने लगते हैं। आप पहले ही दिन सोचो कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत बेटर हो जाए, नहीं हो सकता। इस चैलेंज को एक एक्सेप्ट करो, आपको प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी, राइट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी भी क्वेश्चंस का बहुत बेहतरीन इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको उस टॉपिक की डिटेल में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक को मेंस के पर्सपेक्टिव में जब पढ़ो तो आप सोचो कि इस टॉपिक का अगर मुझे इंट्रो लिखने को आए तो मैं क्या लिखूंगा, तो उसको इंट्रोडक्शन का नोट्स रेडी कर लो। हर एक टॉपिक पे इंट्रोडक्शन रेडी कर लो, मेन पॉइंट्स में डायमेंशंस रेडी रख लो, एग्जांपल्स रेडी करके रख लो, और कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड में क्या बताना है वो रेडी करके रख लो। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। और यहां पे वही चीज है, एक नीट एंड क्लीन इंट्रोडक्शन लिखा गया। फूड प्रोसेसिंग को सनराइज सेक्टर बताया, फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा पोटेंशियल बताया, और ये भी बताया कि एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे डिफाइन कर सकता है, मतलब उस ग्रोथ को कैसे शेप दे सकता है ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, राइट। ये वही बताया गया है। अब मैं आपको यहां पे एक चीज दिखाता हूं कि अब देखते हैं अपन लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां का जो है वो है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल में उन्होंने क्या डिस्कस किया, समझना ये भी तो जरूरी है। पोटेंशियल में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला था कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, फूड एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो सकती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वजह से इंडिया की एग्रीकल्चरल ग्रोथ अच्छी हो सकती है। वही देखो क्यों, क्या होगा, फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। देख रहे हैं जो पॉइंट इसका गया, फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। एक पॉइंट पोटेंशियल में ये बताया उन्होंने। चैलेंज के बाद चैलेंज बताए, चैलेंज पे आगे क्या पोटेंशियल है, ठीक है। ये चैलेंजेस तो हैं हमारे पास, कॉमर्शलाइजेशन का एक चैलेंज है, न्यूट्रिशनल चैलेंजेस है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ओके डन। लेकिन आगे फूड प्रोसेसिंग का पोटेंशियल भी है। पहला पोटेंशियल, फार्मर्स की इनकम डबल हो सकती है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ सकता है, हाई हो सकता है, बढ़ सकता है, एक्सपोर्ट में भी फायदा हुई है। और क्या दिखाया, एक अल्टरनेटिव इनकम सोर्स जनरेट हो सकता है, एक ये पॉइंट भी उन्होंने बोला। और ये भी बोला, यूटिलाइज द फूड वेस्टेज अप्रॉक्स 40% ऑफ ग्रेन वेस्ट। डेटा का भी उन्होंने यूज किया, 40% डेटा वो बताने, हाईलाइट करके ब्रैकेट में बंद करके वो डेटा दे रहे हैं, एग्जामिनर की नजर जाती है, एग्जामिनर की नजर जाएगी, हाँ डेटा दिया गया है। यूटिलाइज द फूड वेस्टेज अप्रॉक्स 40% ग्रेन वेस्टेड, ठीक है। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। उन्होंने पोटेंशियल पे, अब पोटेंशियल से हम क्या सीख रहे हैं, वही चीज मैं कह रहा हूं, पोटेंशियल से आपको क्या सीखना है। पहले तो यही चीज है कि हमने आपको जो बताया कि इंक्लूजन, कीवर्ड्स और डेटा का यूज किया है, तो ये चीज तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि उन्होंने देखो जैसे सनराइज सेक्टर, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये ऐसे कीवर्ड है जो आपको अपने आंसर में लिखने पड़ते हैं, बिल्कुल, तभी आपके आंसर्स की वैल्यू बढ़ती है। उसके साथ साथ उन्होंने डेटा का भी यूज किया है, और एक स्ट्रेंथन आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया है डेटा के थ्रू, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या पोटेंशियल है, ठीक है। चलो पोटेंशियल देखते हैं कि उन्होंने बैलेंस, पोटेंशियल बता के और पोटेंशियल के पॉइंट लिख के उन्होंने अपने आंसर्स को एक बैलेंस अप्रोच में रखा। सिर्फ चैलेंजेस नहीं बताए, वो उन्होंने बैलेंस अप्रोच फॉलो करी। और बैलेंस अप्रोच में क्या बताया, इंक्लूड इंडस्ट्री, ध्यान से समझना, इंक्लूड इंडस्ट्री, पोटेंशियल, बेनिफिट, पोटेंशियल बताया। पोटेंशियल में उसके एग्जांपल्स भी दिए हैं, और एनालिटिकल डेप्थ शो करी 40% डेटा बता के। ये लैग है थोड़ा, इस वजह से कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या बताया कि फार्मर्स की इनकम डबल हो रही है, हाई एक्सपोर्ट हो सकता है, और अल्टरनेटिव इनकम सोर्स जनरेट हो सकते हैं, यानी एक ऐसा इनकम सोर्स बन सकता है जो अल्टरनेट के रूप में आपके लिए काम करेगा। पोटेंशियल बताया। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। एक आंसर्स को प्रॉपर तरीके से निचोड़ के रखा है आपके सामने, क्या क्या पॉइंट सीख सकते हो आज के आंसर से, मैं समराइज करके दूंगा। अब देखो यहां पे उन्होंने आगे क्या बताया, अब आते हैं कंक्लूजन, सजेशंस क्या दिए। आगे उन्होंने सजेशंस भी दिए, सिर्फ पोटेंशियल्स पे रुके नहीं, एक हेडिंग उन्होंने सजेशंस की बताई। बोली क्या, बैलेंस द डिमांड बिटवीन इंडस्ट्री एंड फूड सिक्योरिटी। एक सजेशन दिया, इसको सजेशन कह लो या आप समझने के लिए यूज कर लो। चैलेंज थे, चैलेंज के बाद उन्होंने पोटेंशियल भी बताया कि ये फायदे भी हैं, ये ग्रोथ बेफायदा है, ठीक है। लेकिन उन चैलेंजेस का सोल्यूशन भी दिया, क्या कि आपको इंडस्ट्री की डिमांड मीट करनी है ना, करो, लेकिन फूड सिक्योरिटी के बीच में बैलेंस बनाओ। पहला पॉइंट आई थिंक क्लियर। उन्होंने बैलेंस अप्रोच बनाई, बताया कि बैलेंस रखो, अपनी डिमांड को पूरा करना चाहते हो करो, लेकिन इंडस्ट्री, अगर फूड सिक्योरिटी जो है उसको भी ध्यान में रखो, ऐसी बैलेंस अप्रोच लेकर चलो, ठीक। मेंटेन सफिशिएंट बफर फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। आप अपने पास बफर मेंटेन करके रखो, एक पर्याप्त बफर मेंटेन करके रखो, जब कभी जरूरत पड़े तो उसका आप यूज कर सको। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ये 2 पॉइंट उन्होंने सजेशन में बताए, और यही चीज मैंने आपसे कही है कि आप अगर देखो फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन भी दिया है उन्होंने, एक्शन जो सजेशंस दिए हैं, यार ये ना हो परेशानी तो, एक्शन जो एक्शन के रूप में जो सजेशंस उन्होंने दिए, क्या दिए कि आप बैलेंस
अप्रोच बनाओ, इंडस्ट्री की डिमांड और फूड सिक्योरिटी के बीच में बैलेंस बना के चलो, ठीक है। फिर सफिशिएंट बफर स्टॉक मेंटेन करके रखो, उन्होंने एक ये पॉइंट भी बोला। तो आई थिंक अब एक चीज समझ आई, और कंक्लूजन में उन्होंने वही पॉइंट फिर से रिपीट किया और थोड़ा सा वे फॉरवर्ड में बताया कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज अ राइजिंग सेक्टर, प्रॉपर ग्रोथ, राइजिंग सेक्टर है, बताया उन्होंने कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री राइजिंग सेक्टर है, प्रॉपर ग्रोथ रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी नीड्स। समझ आ रहा है? क्लियर? यही चीज आपको समझनी है बच्चा जी। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अगर ध्यान से देखो तो इस आंसर में उन्होंने एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करी है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। तो चलो अब इस आंसर में एक चीज मैं आपको बताता हूं कि हमने टोटल क्या चीजें सीखी हैं इस आंसर से। बहुत समराइज करके मैं बताता हूं, बहुत सिंपल तरीके से, जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो भी सीख जाए, जिसने पढ़ रखा है वो तो कंटेंट पे भी ध्यान दे ले, ठीक है। चलो एक चीज देखते हैं हमने इस पूरे आंसर से क्या क्या सीखा है, ठीक है। बहुत सिंपल लगते हैं, इस पूरे आंसर से हम लोगों ने क्या क्या सीखा वही देखते हैं अपन लोग। कि हमने सबसे पहले कुछ पॉइंट सीखे। नंबर 1 पॉइंट अगर मैं आपसे कहूं कि हमने इस आंसर में नंबर 1 पॉइंट जो सीखा है वो क्या सीखा है कि हमें क्लियर हेडिंग्स का यूज करना है, क्लियर हेडिंग्स का यूज करना है, और पूरे आंसर्स का स्ट्रक्चर भी क्लियर रखना है। स्ट्रक्चर भी हमें क्या रखना है? क्लियर रखना है। क्लियर ये पॉइंट? चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें ये समझना है कि स्ट्रक्चर भी क्लियर है, प्रॉपर सही है। अगर हमें प्रॉपर एनालिसिस करनी है आंसर की तो हम जितना प्रयास करें मल्टी डायमेंशनल करें, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस की जाए अगर किसी टॉपिक की एनालिसिस करने की बात की जा रही है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करने के बाद अगर आपसे उसमें चैलेंजेस की बात की गई है तो आप चैलेंजेस भी बताओ, चैलेंजेस के बाद आप सॉल्यूशन जरूर दो। सॉल्यूशन जैसे इसमें दिया गया है, दो पॉइंट्स में सॉल्यूशन भी दे दिया गया। तो एक चीज अपन यहां से सीख गए। और हमेशा मैंने बोला है कि जब इंट्रो आप लिखते हो तो इंट्रोडक्शन जैसे यहां पे भी लिखा गया, इस अप्रोच को फॉलो करो। इसके साथ साथ आप ये जरूर करो कि आप इंट्रोडक्शन में वो कीवर्ड्स आप जरूर लेकर आओ जिन कीवर्ड्स के बारे में आप मेन आंसर्स की मेन बॉडी में आंसर्स की मेन बॉडी में डिस्कस करना चाहते हो। वो कीवर्ड्स तो जरूर लिखो किसी भी तरीके से, ठीक है। क्लियर? तो ये चीज जो आज मैंने बताई है इस आंसर के थ्रू, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये पीडीएफ जो माइंड मैप के फॉर्म में आपके सामने उपस्थित है, इस माइंड मैप को मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूं तो कमेंट लिखो कि पीडीएफ चाहिए। अल्लाह ऐसे मत लिखना, मतलब ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, वहां से ले लो। ये कहने का मेरा मतलब है कि पीडीएफ ऑटोमेटिकली मैं अपलोड कर दूंगा, दोनों पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। आंसर की भी कर दूंगा और ये भी कर दूंगा। और एक चीज, अगर ऐसे ही टॉपर्स कॉपी पे डिटेल सीरीज चाहते हो कि डेली एक सीरीज हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिले, चीजें समझ में आए और इंप्रूव हो आंसर राइटिंग फ्री में यूट्यूब पे, तो ये जरूर लिख देना कि मैं हार्डवर्क करने के लिए रेडी हूँ, मुझे ये सीरीज चाहिए टॉपर्स कॉपी। बस टॉपर्स कॉपी की ये सीरीज चाहिए, मैं लेके स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। 2 सीरीज आपकी चलेंगी मेंस के लिए, पीवाईक्यू एनालिसिस और आंसर राइटिंग के लिए सीरीज टॉपर्स कॉपी वाली, ठीक है। चलो पीवाईक्यू एनालिसिस वाली जो चलती रहती है, पीवाईक्यू एनालाइज करता रहता हूं मैं समय के साथ, जैसे अभी टारगेट्स चल रहे हैं टेलीग्राम पे। और एक चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखना, अगर मेंस की तैयारी करनी है तो फ्री में मैं टारगेट टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, ज्वाइन हो जाओ यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल। सुबह सुबह टारगेट मिलते हैं। टारगेट के बारे में मैंने 10 बार बता रखा है, पीछे चैनल कोई भी वीडियो देख लो, बहुत बार बताया। और अगर पीवाईक्यू कंप्लीट करने हैं पीसीएस मेंस के लिए आपको 2018 से लेकर 2024 तक के, तो मैंने सारे पीवाईक्यू कराने के लिए जो ये बैच बनाया उसमें भी जीएस2 पढ़ा, जीएस3 पढ़ाया जा रहा है। पीवाईक्यू एक पीवाईक्यू की आंसर राइटिंग कराई जाती है, जिसमें टेम्पलेट्स भी दिखाए जाते हैं, फॉर्मेटिंग भी दिखाई जाती है और आंसर का कंटेंट भी दिया जाता है बहुत डीप तरीके से, पूरा टॉपिक ही कवर हो जाता है उस क्वेश्चन का, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर प्रॉपर डिटेल में सिलेबस कवर करना चाहते हो तो यूपीएससी हिंदी का ध्रुव बैच है, जो मेंस की 500 से ज्यादा क्वेश्चंस के फॉर्म में आपका मेंस का सिलेबस कवर कराता है, ठीक है। चलिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।